हम इस पाठ में समझेंगे सामान्य अवधारणा, सजीवों में समन्वय एवं नियंत्रण के प्रकार, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग, उद्दीपक व अनुक्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है और प्रतिवर्ती चाप क्या है। इसके अलावा हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस अध्याय में हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पूर्व ज्ञान से जुड़ी बातों पर। हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव हम उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं: श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, वृद्धि, संवेदनशीलता। ये 7 लक्षण जिनमें पाया जाता है उन्हें हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं। तो इन लक्षणों का थोड़ा सा शॉर्ट रूप में आप लोगों से चर्चा कर देती हूँ कि श्वसन, सभी सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो इसे पूर्ण रूप से श्वसन क्रिया कहते हैं। इसके अलावा पोषण है। पोषण से सभी जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जिससे उनको पोषण मिलता है। यदि पोषण नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी और हमें दिन भर थकान की अनुभूति होगी। तो पोषण सजीवों का मुख्य लक्षण है। पौधे भी पोषण करते हैं, किंतु वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। उत्सर्जन से भी हम सभी परिचित हैं, पूर्व में पढ़ चुके हैं। सजीवों के प्रकार में सजीवों के शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, और उनका शरीर से बाहर निकालने का जो क्रिया है वो उत्सर्जन कहलाता है। फिर है प्रजनन। सजीव अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें हम प्रजनन कहते हैं। जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, उससे मुर्गी के तरह दिखने वाले ही चूजे उत्पन्न होते हैं, ना कि दूसरे जानवर की तरह दिखने वाले। इसके अलावा दूसरा लक्षण है गति। गति को हम प्रचलन भी बोलते हैं। तो प्रचलन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे मनुष्य है, गाय है, तो ये जंतु जो हैं वो चलकर गति करते हैं, और पौधे जो हैं उनमें अलग तरह की गति होती है, प्रकाश अनुवर्तन, जलानुवर्तन, ऐसी गतियां होती हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण है वृद्धि। तो वृद्धि हम सभी जानते हैं कि सजीव जो है वो लगातार वृद्धि करता रहता है। जैसे हम अपने सामने देखते हैं कि शिशु जब जन्म लेता है तो एकदम छोटा सा होता है और धीरे धीरे वृद्धि करते करते वो वयस्क हो जाता है। तो जंतुओं में यह वृद्धि कुछ समय के बाद, वयस्क होने के बाद कुछ समय पश्चात रुक जाती है, किंतु पौधों में वृद्धि निरंतर होती रहती है। वो छोटा सा पौधा जो है वृद्धि करके वृक्ष बन जाता है। संवेदनशीलता जो है, संवेदनशीलता का लक्षण, जैसे कि हमारे आसपास कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति हम कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि छुई मुई की पत्ती है और उसको हम छू दिए तो वो बंद हो जाती है, तो ये संवेदनशीलता का उदाहरण है। अब हम इस पाठ से जुड़ जाते हैं कि हम नियंत्रण एवं समन्वय को कैसे समझें। तो नियंत्रण को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंट्रोल। तो कैसे हम कंट्रोल करें? तो कंट्रोल का वर्ड वो है मीनिंग नियमों में बांधकर रखना, और समन्वय को अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, नियमित कार्य करते रहना। तो हमारे शरीर में, सजीवों में, हम स्पेशली मनुष्य को ही ले लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। पाचन है, श्वसन है, चलना फिरना, उत्सर्जन, बहुत सारे लक्षण हमने देखे हैं। तो इन क्रियाओं में सामंजस्य बनाकर, तालमेल बिठाकर उद्देश्यों को प्राप्त करना नियंत्रण व समन्वय कहलाता है। एक सिंपल सा उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमको 10 बजे स्कूल जाना है, तो हम अपने कार्यों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं, ऐसे तालमेल बिठाते हैं कि हम 10 बजे स्कूल पहुंच जाएं, ना कि ऐसे कि 12 बजे स्कूल पहुंचे। तो यही है नियंत्रण और समन्वय करना। नियंत्रित समन्वय करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना, ना कि उद्देश्यों को प्राप्त ना कर पाना।
आगे बढ़ेंगे सर। अब हम समझेंगे कि सजीवों में नियंत्रण व समन्वय कैसे होता है। तो सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो दो प्रकार से होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और रासायनिक पदार्थों द्वारा। इस अध्याय में हम तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण व समन्वय को विस्तृत रूप से समझेंगे। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण व समन्वय को समझने के लिए उसके अंगों को भी समझना होता है। उसके तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग आप लोग देख रहे हैं चित्र में, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग हैं। ये चार अंग तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क सबसे ऊपर है और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ पीछे के भाग में मेरुरज्जु है और पूरे शरीर में फैली तंत्रिकाएं हैं। और संवेदी अंग जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम मस्तिष्क पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मस्तिष्क पर चर्चा करते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है और सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये कठोर खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी हम छू के देखते हैं जब हमारे सिर को, तो कितना कठोर लगता है। तो जब खोपड़ी जो है कठोर है और ये कोमल मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है ताकि छोटी मोटी यदि दुर्घटना हो जाए तो हमारे मस्तिष्क को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। और मस्तिष्क जो है हमारे तंत्रिका तंत्र का एकदम नियंत्रण करता है, नियंत्रक है, कंट्रोलर है, एकदम मेन कहा जाए मेन अधिकारी है। जैसे कि हमारे स्कूल में कौन कंट्रोल करता है, हमारे स्कूल को, मिडिल स्कूल को हेडमास्टर कंट्रोल करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर को मस्तिष्क जो है वो कंट्रोल करके रखता है। आगे बढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं चित्र में मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की है। तो इसके कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य है पूरे शरीर के कार्यों पर नियंत्रण करना। ज्ञान, बुद्धि, स्मरण, निर्णय जितने भी कार्य हैं इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे कि इसका सिंपल सा उदाहरण मैं देती हूँ। मान लो खूब बारिश हो रही है और हमको स्कूल जाना ही है। ऐसा हम सोचते हैं ना कि अरे खूब बारिश हो रही है, आज तो मुझे स्कूल जाना ही था। तब हम निर्णय लेते हैं नहीं भाई हम घर पे नहीं रहेंगे, स्कूल जाएंगे। तो एक किसी छाता या रेनकोट की व्यवस्था करते हैं और हम स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया गया और पूरा समन्वय जो हुआ, निर्णय जो हुआ वो मस्तिष्क के द्वारा हुआ और कार्य जो था वो पूर्ण हुआ, हमारा उद्देश्य स्कूल जाने का। तो इस तरह मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रक है, इसके द्वारा नियंत्रण होता है। आगे पढ़ेंगे सर। अब हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग चित्र में, मस्तिष्क जो है वो पीछे की ओर बेलनाकार नली के रूप में है और पूरे कूल्हे की हड्डी तक, लास्ट तक वो रहता है बेलनाकार, लंबा। इसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। ये मस्तिष्क से भी जुड़ा रहता है मेरुरज्जु और इसके अलावा शरीर में फैली तंत्रिकाओं से भी जुड़ा रहता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में नलिका के रूप में रहता है और सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु की स्थिति हम जान गए हैं कि मेरुरज्जु जो है वो रीढ़ की हड्डी की नलिका में सुरक्षित रहता है। इसका पुनः चित्र आप लोग सब देख रहे हैं और इसका कार्य जो है वो है मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों तथा अंगों द्वारा दिए सूचना को पथ प्रदान करना। जैसे होता है ना एक रास्ता, मिलाने वाला रास्ता, जैसे दो चीजें हैं, जैसे हमारा शरीर है और मस्तिष्क तक ले जाना है तो एक रास्ते की जरूरत होगी ना किसी भी सूचना या आदेश को, तो वो रास्ता या पथ को प्रदान करता है। ये मेरुरज्जु का मुख्य कार्य है। इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन भी मेरुरज्जु के द्वारा ही संपन्न होता है।
तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन नियमन मेरुरज्जु से होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा नियंत्रक है। आगे हम बढ़ते हैं तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं चित्र में पहले भी हम देख चुके हैं बेटा कि तंत्रिकाएं जाल की समान रचना होती हैं, धागे के समान पूरे शरीर में जाल की तरह फैली रहती है। तंत्रिकाएं शरीर के प्रत्येक भाग को मेरुरज्जु व मस्तिष्क से जोड़ती हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला है संवेदी तंत्रिका और दूसरा है प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका का काम ये है कि ये संदेश को, इसको ध्यान से सुनिएगा, संवेदी तंत्रिका जो होती है ये कोई भी संदेश को पथ के माध्यम से, अंगों के माध्यम से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचा देती है। संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? संदेश को पहुंचाती हैं। और दूसरा है प्रेरक तंत्रिका। तो प्रेरक तंत्रिका क्या करती है? जो आदेश मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से प्राप्त होता है उसको अंगों तक पहुंचाती है। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके कार्यों को जानना अत्यंत जरूरी है। जैसे कि इसका एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ कि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़ जाएगा, तो यह सूचना कौन सी तंत्रिका पहुंचाएगी? संवेदी तंत्रिका पहुंचाएगी मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक। और फिर मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो भी आदेश देता है वो प्रेरक तंत्रिका द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो मस्तिष्क आदेश देते हैं कि चलिए भैया गर्म वस्तु से अपना हाथ हटा लो, तो वैसे ही हम करते हैं, अपना हाथ हटा देते हैं, है ना। तो हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें निर्णय लेना मस्तिष्क और मेरुरज्जु का कार्य होता है और उसमें संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि संवेदी तंत्रिका जो है वो आदेश पहुंचाती है, वह प्रेरक तंत्रिका जो है आदेश पहुंचाती है और संवेदी तंत्रिका संदेश देती है। अब पढ़ेंगे हम उद्दीपक व अनुक्रिया। उद्दीपक व अनुक्रिया में हम ये जानेंगे कि हमारे पर्यावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न परिवर्तनों को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, है ना। जैसे हमें अभी गर्मी का अनुभव हो रहा है, कुछ समय बाद बारिश आ जाएगी तो अलग कुछ अनुभव होगा, उसके पश्चात ठंड का अनुभव होगा, बिजली चमकेगी उसका भी हम अनुभव करते हैं, बादल गरजता है तो उसका भी हम अनुभव करते हैं। तो जितने भी परिवर्तन हैं, विभिन्न परिवर्तनों को देखकर हम महसूस करते हैं और उन परिवर्तनों के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम उद्दीपक कहते हैं, परिवर्तनों को हम उद्दीपक कहते हैं। और इन परिवर्तनों के प्रति शरीर जो भी प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया, उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। इसे हम और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी कमरे में हैं और वहां किसी कारणवश आग लग गई है, तब हम आग के पास चले जाते हैं क्या? नहीं जाते, हम आग से दूर हट जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और उस आग को बुझाने के लिए फिर उपाय ढूंढते हैं। तो ये क्या हो गया? आग का लग जाना जो है वो एक उद्दीपक है। और अनुक्रिया क्या हो गया कि हम वहां से भाग गए, हट गए, ये जो है वो अनुक्रिया है। तो ऐसे कई परिवर्तन हैं जो उद्दीपक कहलाएंगे और उस उद्दीपक की जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम अनुक्रिया कहेंगे। और उदाहरण भी दिया गया है बेटा इसमें कि जैसे कि मच्छर काट दिया है, तो हम क्या करेंगे? उद्दीपक क्या होगा इसमें? मच्छर का काटना। और अनुक्रिया क्या होगा? या तो हम उसको भगा दें या तो वहीं पर मार दें। कई लोग उसको भगा देते हैं फूंक के, चलो हट जाओ, हम नहीं मारेंगे तुमको, ऐसे करके। और मच्छर को कई लोग कस के मार देते, वहीं पे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये अनुक्रिया है कि कैसा हमारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो है वो आदेश दिया और हमने कैसा काम किया। तो जैसे धमाके की आवाज आएगी, है ना, कोई फटाका फोड़ देता है तो हम एकदम चौंक जाते हैं। तो इस परिवर्तन में, इस परिस्थिति में उद्दीपक है धमाके की आवाज, और जैसे हम चौंक गए तो उसको कहेंगे अनुक्रिया। हम लोग के साथ अक्सर होता है ना कि
कि कभी कॉकरोच आ गया, तो कॉकरोच आ जाते हैं, तो कॉकरोच का आना जो है वो उद्दीपक है। तो कभी उसकी अनुक्रिया कई लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई उसको भगा देगा, कोई उसको मार देगा, ऐसे। जैसे ठंडी आ जाती है और हमको बहुत ठंडी लग रही है, ठिठुर रहे हैं हम, है ना, तो ठंड से ठिठुरना जो हुआ वो उद्दीपक हो गया। और उससे बचने के लिए अनुक्रिया जो हम करेंगे, प्रतिक्रिया जो हम देंगे, तो वो क्या होगा, जैसे स्वेटर पहन लिए भाई, हमको ठंडी से बचना है, इसके अलावा क्या करेंगे, स्वेटर नहीं पहनना है, तो कई लोग शाम को क्या करते हैं, बढ़िया आग जला के आग ताप रहे हैं। तो ऐसी अनुक्रिया हम करते हैं विभिन्न परिवर्तनों के प्रति। अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रिया शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनमें हमारा नियंत्रण नहीं है, उन्हें हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया तो पढ़ लिए हम थोड़ा बहुत, पर पहले हम अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया को समझेंगे। तो ऐसी क्रिया जिसमें हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, उसे अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे छींकना है, पलके झपकना है, और मुंह में लार आना, श्वसन है, हमारे शरीर में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं हो रही है ना, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनमें हम बिल्कुल भी अपने अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे छींक आएगी तो मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ कि भाई मैं क्लास हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद छींकूंगी, ऐसा कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे पलके लगातार हम झपक रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, हम 2 घंटे तक पलके नहीं झपकेंगे, 2 घंटे बाद पलके झपकेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें हमारे किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, उसे हम अनैच्छिक क्रिया बोलेंगे। और दूसरे प्रकार का क्रिया है ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया हम उनको बोलेंगे जो हमारी इच्छा से संचालित होता है, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, पढ़ना या लिखना। जैसे अभी आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो इसको हम ऐच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो अपनी इच्छा से ले रही हूँ, तो ये ऐच्छिक क्रिया कहलाएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रिया जो है वो कभी कभी बहुत खतरों से हमको बचाती है। सभी के साथ ये घटनाएं होती हैं। जैसे अचानक हम रास्ता पार कर रहे होते हैं, हम देखते नहीं और हमारे सामने अचानक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, तो एकाएक हम भी रुक जाते हैं। हमने भले नहीं देखा, पर तुरंत सडनली देखा, अचानक देखा, पहले से हम कुछ भी नहीं देख पाए और हम रुक जाते हैं। ये प्रतिक्रिया हम देते हैं कि हम रुक गए। तो ये अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है, और वो अनैच्छिक क्रिया हमको दुर्घटना से बचा देती है। तो हमारी सुरक्षा होती है अनैच्छिक क्रिया से। इसके अलावा हमारे जैसे कि तेज धूप है और हमको धूप में जाना है, तो हमारी आंखें जो हैं, पलकें आधी मूंद जाती हैं, आधी बंद हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, ताकि प्रकाश का प्रभाव, तेज धूप का प्रभाव हमारी आंखों पर ना पड़े, जिससे हमारी आंखें सुरक्षित हो जाती हैं, है ना। तो अनैच्छिक क्रिया जो है वो हमारी सुरक्षा करता है, और कभी कभी ये अनैच्छिक क्रिया तुरंत और स्वतः होती, खुद से होती है, और हमें बड़े बड़े खतरों से बचाती है, हमारी सुरक्षा करती है। और इन्हीं क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इसका संचालन जो है वो मेरुरज्जु से होता है। माने ये क्रिया इतनी जल्दी होती है कि ये मस्तिष्क तक बाद में पहुंचती है, पहले ये मेरुरज्जु तक पहुंचती है। मेरुरज्जु ही इसका आदेश, निर्णय जो है मेरुरज्जु करते हैं कि क्या क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करें, और हम उस कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। उसके पश्चात ये सूचना मस्तिष्क को होती है। और इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि मेरुरज्जु हमारे शरीर का नियंत्रक है। भले मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करते हैं, पर हमारे शरीर का नियंत्रक अंग मस्तिष्क ही है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो मेरुरज्जु द्वारा संचालित होता है, और प्रतिवर्ती क्रिया
हमें बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचाता है, हमारी सुरक्षा के लिए है और इन पर हमारा किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया से एकदम रिलेटेड है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तंत्रिका के प्रकार के बारे में। संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका, दो तंत्रिका तंत्र के प्रकार हमने पढ़ा है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है इन दो तंत्रिका की मुख्य कार्य के माध्यम से संपन्न होता है। तो संवेदी तंत्रिकाएं संदेश या सूचना को मेरुरज्जु तक ले जाती हैं, है ना, और मेरुरज्जु द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारा हाथ चित्र में, हमारा हाथ कहाँ पर रखाया हुआ है? गर्म पानी के टब में, बर्तन में रखाया हुआ है। तो ये जो हमको अनुभव हो रहा है इस परिवर्तन का, वो संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से इसकी सूचना कहाँ पहुंच रही है? मेरुरज्जु तक पहुंच रही है। गर्म जो अनुभव हो रहा है वो संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से उसकी सूचना मेरुरज्जु तक पहुंच गई और तत्पश्चात मेरुरज्जु ने जो भी आदेश दिया उसकी सूचना प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अंगों तक पहुंच गई। तो हम देख रहे हैं काला जो है, काले लाइन में एक चाप बन गया है, अंगों से मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु से पुनः अंगों तक। तो ये चाप जो है इसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मेरुरज्जु जो है इसमें निर्णायक की भूमिका निभाता है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु निर्णायक की भूमिका निभाता है, ना कि शरीर के सभी कार्यों में, सभी संचालन में, किसी सिर्फ हमको यही याद रखना है कि मेरुरज्जु निर्णायक है प्रतिवर्ती क्रिया में। तो हमें मेरुरज्जु क्या आदेश देगा कि हमें हाथ हटा लेना चाहिए और हम हाथ अपना हटा लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे संवेदी अंग के बारे में। संवेदी अंग जो है उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। और प्रत्येक जीवधारी में क्या होता है, जो भी वातावरण में संवेदनाएं हो रही हैं उसे ग्रहण करने के लिए अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं। इन संवेदी अंगों को ग्राही अंग भी बोलते हैं ना। चित्र में हम देख सकते हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसको दूसरे रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और इनको बेटा हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए संवेदी अंग। आप लोग इसको पढ़ चुके हो 6वीं में भी। तो आंखों के द्वारा क्या होता है कि हम देख सकते हैं, देख पाते हैं, ये प्रकाशग्राही होते हैं। कान ध्वनिग्राही होते हैं, कान के माध्यम से हम सुन सकते हैं। नाक जो है वो, उनके द्वारा हम गंधों को महसूस करते हैं, कौन सी गंध अच्छी है, कौन सी गंध बुरी है। जीभ के माध्यम से हम स्वाद का अनुभव करते हैं और त्वचा के द्वारा ताप, दाब आदि चीजों का हम अनुभव करते हैं। तो त्वचा के लिए इसमें सिर्फ हाथ का एक चित्र दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ है ना। त्वचा जो है हमारे शरीर का बाहरी जो आवरण है वो सारा त्वचा कहलाएगा। पैर की भी त्वचा, हाथ की भी त्वचा, पूरी त्वचा, पूरे शरीर की त्वचा। तो हम देख रहे हैं चित्र में संवेदी अंग जो है वो सूचनाओं को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क या मेरुरज्जु द्वारा जो आदेश होता है वो प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद जो भी कार्य जो संपन्न होता है, हमारा कार्य संपन्न होना, उद्देश्य की पूर्ति होना अति आवश्यक है। हम अपने उद्देश्यों को नहीं भूलेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय में यही मुख्य है कि हम ऐसा तालमेल बिठा लें कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। विभिन्न कार्यों में
तालमेल, सामंजस्य बिठाएं और जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करना है। ये नहीं कि तालमेल तो बिठा लिए पर हमको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हमको रिजल्ट प्राप्त करना, अपने कार्यों को, लक्ष्यों को पूर्ण करना जरूरी है। तो ये हमारे संवेदी अंग है जिनको हम ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। अब अभ्यास प्रश्नों में आपको खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है मेरु रज्जु, मस्तिष्क, प्रेरक क्रिया। प्रेरक क्रिया के जगह प्रेरक तंत्रिका होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। संवेदी तंत्रिका, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, संवेदी अंग। तो सबसे पहला प्रश्न है, मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिका को खाली स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? संवेदी अंग, संवेदी तंत्रिका। हाँ ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आदेश को मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक पहुंचाने वाली तंत्रिका को खाली स्थान कहते हैं। तो इस खाली स्थान, रिक्त स्थान में क्या आएगा? क्या उत्तर होगा? प्रेरक क्रिया। हाँ, प्रेरक क्रिया के, हाँ, क्रिया के जगह तंत्रिका हमको लिखना था, सही है। तीसरा है, बल के झपकना खाली स्थान क्रिया है। कौन सी क्रिया है? बल के ऐच्छिक क्रिया। हाँ, ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया। हम अपनी इच्छा से अनैच्छिक क्रिया है। हाँ ठीक ठीक। अब है चौथा, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग कौन से हैं? संवेदी अंग। वेरी गुड। जंतुओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रक अंग है। जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र है उसका मुख्य नियंत्रक अंग कौन सा है? 4 अंग बताए गए हैं आप लोग को ना। मेरु रज्जु है, मस्तिष्क है, मेरु रज्जु है, मुख्य एकदम निर्णायक हेड। तंत्रिका तंत्र का मुख्य हेड कौन है एकदम? हाँ? मेरु रज्जु। बात कर रहे। बुलाने का कोई फायदा नहीं है, वो अपनी आवाज नहीं आ रही मैडम। मैम। हाँ, यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। मैडम आवाज नहीं आ रही।
तब उसके मुझे कुछ नहीं हाँ अब सुन रहे हैं बिल्कुल सुनाई दे रहा है आप बोलिए। एक मिनट सर आप ही बता दो ना जीप थैंक्स समझ गए ना टीचर तुम ठीक तो हो ना अभी बिल्कुल मैं ही हूँ तो अच्छा मुझे कुछ ऐसा बता अच्छा सिर्फ मैं ही जानता हूँ याद है जब हम जर्मनी गए थे तुमने अपने रूम में एक डीवीडी मंगवाई थी उन्होंने फिल्म का नाम नहीं बताया पर मैं कवर देखते ही समझ गया ऐसी वैसी वाली मूवी बस ठीक हो जाएगा यस मैम स्ट्रॉन्ग दर्द तो होता है थोड़ा सा अरे क्या रिलैक्स कैसे करो रिलैक्स मैं जो कितनी बड़ी गलती करके बैठा हूँ कहाँ पे चल तुम ही जाओ यस मैम आपका भी धन्यवाद मैम थैंक यू मैम थैंक यू प्रिया जी काफी अच्छी क्लास रही आपकी और काफी अच्छे तरीके से बच्चे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया बहुत टू द पॉइंट आपने पढ़ाया बहुत धन्यवाद आपका प्रिया मैडम थैंक यू सर थैंक यू बेटा थैंक यू बेटे थैंक यू मैडम थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है साथियों कल की क्लास में फिर से हम मिलेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद राइट मैं फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो फोन ट्रैक कर रहा हूँ अब मुझे अपना फोन दे दो मेरा तो पासवर्ड क्या है पासवर्ड वही तो बोला मैंने पासवर्ड आप सिक्योरिटी के हेड और आपका पासवर्ड है मैं जानता हूँ सिखाओ मत मुझे